इस कदर जो आपको हंसा रहे हैं हम, न समझना कोई रिश्ता बना रहे हम। स्वार्थ है मेरा और स्वार्थी हैं हम, अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहे हैं हम। हेलो सभी को, राम राम, नमस्कार। मैं समड़ो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। हमने एक स्टैटिक जीके की वीडियो स्टार्टिंग की है जिसमें 1000+ क्वेश्चन डालेंगे। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में मिलते हैं या मिलेंगे, ये गारंटी है भाई। कोशिश ये रहेगी कि फोकस ये रहेगा कि आपको कंटेंट बार बार अच्छा ही प्रोवाइड कराएंगे। कोई भेड़ चाल नहीं चलने का इरादा हमारा फोकस है सिर्फ दिल्ली पुलिस का वो कंटेंट प्रोवाइड करवाना जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और कुछ भी बकवास या कुछ भी टाइम पास की चीज़ हमने नहीं पढ़ानी है आपको। तो आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। केंद्रीय भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसमें राइट आंसर आएगा वही बी, यानी छत्तीसगढ़ को केंद्रीय भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। पर इसके साथ ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी और हरियाणा भी। इनको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का हृदय, क्योंकि भारत देश का जो मैप है उसको एक बार देखना ध्यान से। मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में है, इसलिए भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश को संज्ञा दी गई है हिंदी की हृदय स्थली, यानी सबसे ज़्यादा हिंदी है जो उत्तरीय क्षेत्र में बोली जाती है, और उनमें एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसलिए हिंदी की हृदय स्थली किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। अगर बात करें हरियाणा, तो हरा भरा होने के कारण इसका नाम हरियाणा है, जहाँ पर दूध दही का खाना और खेलों में भी आगे आना, ये वही हरियाणा प्रदेश। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिम भारत का रत्न किस राज्य को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आएगा वही गुजरात को, क्योंकि ये पश्चिम में पड़ता है, इसे पश्चिम भारत का रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे। उसी प्रकार महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है भारत का द्वार, क्योंकि मुंबई जो समुद्र के किनारे है शहर, राजधानी है जो महाराष्ट्र की, उसको भारत का द्वार भी कहा जाता है। इसे पूरे महाराष्ट्र को भी भारत का द्वार कहते हैं, क्योंकि जो भी व्यापारी हैं, जो भी कुछ होता है वो सबसे पहले हमारे इंडिया का सबसे आयात और निर्यात सबसे ज़्यादा मुंबई से होता है, इसलिए भारत का द्वार महाराष्ट्र को कहा जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो गुलाबी नगरी जयपुर जैसे जैसे बहुत ही अच्छा स्थल, मरुस्थल का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान के अंदर, कई योद्धाएं हुए जिनकी चित्तौड़गढ़ जैसी लड़ाइयाँ हुई, जिनके राजाओं की भूमि कहा जाता है, उसको राजस्थान बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देवभूमि किसी राज्य को कहा जाता है? देवभूमि कौन से राज्य को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है वही, और आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आएगा भाई उत्तर प्रदेश। कहीं उत्तराखंड मत लगा देना, क्योंकि हरिद्वार है, शिव जी से संबंधित हैं, वो स्थल हैं जो वो पड़ते हैं उत्तराखंड में। आप गलत निशान मत लगा देना। इसका राइट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। देव की भूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, ये बात ध्यान रखना। एक बार और क्वेश्चन आया था, अमरनाथ गुफा किस राज्य में है? तो उसमें आएगा आंसर जम्मू कश्मीर में स्थित है वही अमरनाथ गुफा। वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और बच्चे लगा देते हैं उत्तराखंड। ध्यान रखना इस चीज़ को। पश्चिम भारत का राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है?
ये एग्जाम में आ चुका है दिल्ली पुलिस में। तो ऑप्शन ए है 3:2, 4:3, 3:1 या 2:4। तो राइट आंसर आएगा 3:2 होता है। किसका? राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है वो। अगर हम बात करें कि इसको अपनाया कब गया था राष्ट्रीय ध्वज को, तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के अंदर इसको अपनाया गया था। इसमें तिल्लियाँ कितनी होती हैं भाई? जो तिल्ली हैं, जो चक्र होता है, ये जो चक्र है इसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें ये चक्र किस रंग का होता है, तो ये रंग का होता है, नीले रंग का होता है। ये ऑप्शन में डालेंगे कि जो हमारा चक्र है ध्वज के अंदर जिसमें 24 तिल्लियाँ स्थित होती हैं, उसका कलर कौन सा है? नीला, पीला, गुलाबी, बैंगनी। तो आंसर आएगा नीला। और हमारे ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई। विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत की स्थापना कब की थी? सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रीय गीत की स्थापना किसने की, क्वेश्चन में ही आंसर है विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्थापना कब होती है? ऑप्शन ए है 17 नवंबर 1876 को, 18 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 28 दिसंबर 1858 को। तो राइट आंसर आएगा भाई 17 नवंबर 1876 को। ध्यान रखना 17 नवंबर 1876 को हमारे राष्ट्रीय गीत की स्थापना होती है, जो है वंदे मातरम। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। वंदे मातरम गीत की स्थापना कांतलपांडा नामक गांव पश्चिम बंगाल के अंदर हुई थी। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट भी हैं 2 क्वेश्चन इसके। वंदे मातरम गीत के कितने पद संस्कृत में लिखित हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आएगा भाई 2। जो 2 पहले पद हैं वो संस्कृत में लिखित हैं, बाकी जितने भी पद हैं वो बांग्ला भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया? ये भी अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये डाला हुआ है। ऑप्शन ए है कोलकाता 1820, कोलकाता 1776, कोलकाता 1370, कोलकाता 1896। तो राइट आंसर आएगा भाई डी, कोलकाता 1896 के अंदर वंदे मातरम गीत की जो गीत है उसको कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। कब? देखो यहाँ 1896 में पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और इसको स्वरबद्ध करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, और लिखने वाले कौन थे? विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन दोनों बातों को ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दो और। अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष। आरिफ मोहम्मद खान ने इसको उर्दू में अनुवाद किया है। ये भी ध्यान रखना इस बात को भी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहले जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर आएगा इंदिरा गांधी। अगर बात करें कि पहली महिला जिसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसमें भी राइट आंसर आएगा इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो देखिए ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है सोनिया गांधी, डी है राधाबाई सुब्बारायन। तो राइट आंसर आएगा राधाबाई
सुब्बारायन, ये थी भारत की प्रथम महिला सांसद। अगर हम बात करें इनके अंदर एक ही पॉइंट बनेगा, इंदिरा गांधी के बारे में हम बात हो चुकी है कि वो प्रधानमंत्री बनी थी और भारत रत्न मिलने वाली पहली महिला थी। अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो ये पहली राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखती हैं ये। यहाँ से ध्यान रखना कि सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनने वाली भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट बात, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो सुचेता कृपलानी, किरण बेदी, मीरा शाही फातिमा बीवी, निर्जा बानोद, तो इनमें से बताना है कि कौन बनी थी। तो सी है इसका आंसर, मीरा साहिब फातिमा बीवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अगर बात करें कि सुचेता कृपलानी, इनके बारे में अक्सर पूछते हैं भाई क्वेश्चन। ये बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। इनका संबंध तो हरियाणा के अंबाला से था, ये ध्यान रखना। किरण बेदी, ये आईपीएस अधिकारी बनने वाली पहली महिला, इसके बारे में बात हो चुकी है, पहली महिला न्यायाधीश। इसके बारे में और बताना है तो निर्जा बानोद, सबसे अच्छी बात है अशोक चक्कर पाने वाली भारत की पहली महिला निर्जा बानोद हैं, ये ध्यान रखना है पॉइंट को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, बी सुष्मिता सेन, सी हरिता कौर, डी लीला सेठ। तो राइट आंसर आएगा ए, यानी मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगर इनके ऑप्शनों से बात करें कि कौन से ऑप्शन में कुछ बताना है, तो उसमें बताना, इसके बारे में तो बात हो चुकी है, इसके बारे में बताना भाई। तो यह हरिता कौर दयाल है शायद पीछे, तो ये वायुसेना में प्रथम महिला पायलट बनी थी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर। एक बात और है भाई, लीला सेठ क्या बनी थी? लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला है, लीला सेठ। नेक्स्ट बात करेंगे, रेमेन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अनटच है, आपको शायद आंसर नहीं पता हो तो बता देता हूँ। किरण बेदी, जिसे रेमेन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो प्रथम महिला भी है और आईपीएस अधिकारी भी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं बुल्ला चौधरी की। यह 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला है, जो कि बुल्ला चौधरी है। यानी इन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे, इन्होंने 7 सागर, इसलिए यह प्रसिद्ध है। कल्पना चावला को आपको पता होगा, कल्पना चावला करनाल से संबंध रखने वाली और अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री और पायलट। अगर बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो उसमें भी कल्पना चावला आंसर आएगा। अगर एक बात और है, नरगिस दत्त, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा की पहली महिला का नाम बताओ जो अभिनेत्री है और नामांकित हुई है, तो नरगिस दत्त थी पहली अभिनेत्री। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1860, बी है 1872, सी है 2011 और डी है 2010। तो राइट आंसर आएगा भाई बी, 1872 के अंदर प्रथम जनगणना हुई है भारत की। अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 1881 का और ऑप्शन आता है इसमें, इसके अंदर हुई थी
भारत की नियमित जनगणना मतलब सुचारू रूप से जनगणना होती है 1881 में, पर पहली जनगणना होती है मेरे भाई 1872 के अंदर। ये बात ध्यान रखना। जो 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। अब 2021 में होगी 16वीं जनगणना, और 10 साल में, हर बार 10 साल में जनगणना होती है, 10 साल के बाद अगली जनगणना। एक बात और समझ लेना यहाँ से लगे लगे, 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो ये ब्रिटिश शासक थे, लॉर्ड मेयो के अधीन ही पहली बार जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी। उस समय पर लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, ये वायसराय थे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है अग्नि, सी है पृथ्वी, डी है चंद्रमा। तो राइट आंसर आएगा भाई ए आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 के अंदर। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, इनसे क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जैसे जैसे सीरीज में क्वेश्चन डाले गए हैं वैसे वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरा फोकस हमने टारगेट किया है दिल्ली पुलिस का, जो भी पेपर हुआ था पीछे, और कैसे कैसे वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, उनसे कुछ बढ़कर ही हम मेहनत करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन की और प्रयासरत हैं हम। तो ऑप्शन ए है, बेंगलुरु में है या नई दिल्ली में है या कोलकाता में है या चेन्नई में है। तो राइट आंसर आएगा भाई, यह बेंगलुरु के अंदर स्थित है। एक बात और, एक नई दिल्ली में है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो पड़ता है नई दिल्ली के अंदर। एक केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान है, वो पड़ता है कोलकाता के अंदर। एक केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, वो पड़ता है चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो भारत के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसने जिले की बात की है भाई, मुंबई है या जयपुर है, गुड़गांव है या लद्दाख है। तो राइट आंसर यहाँ है, अनटच क्वेश्चन है, ये लद्दाख है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ये बात ध्यान रखना। पर राज्य की बात की जाए तो वो आएगा राजस्थान, उसमें आंसर आएगा भाई राजस्थान है क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना इस चीज को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है चेन्नई, डी है बेंगलुरु। तो गेटवे ऑफ इंडिया है वो स्थित है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो छोटा भारत किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए मुंबई, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो इसमें आंसर आएगा भाई मुंबई के अंदर छोटा भारत कहा जाता है। जो मुंबई है हमारा, महाराष्ट्र की राजधानी है, समुद्र के किनारे है। पहले इसका नाम बम्बई होता था, अब मुंबई है। यह छोटा भारत कहलाता है, ये बात ध्यान रखना। समता स्थल किससे संबंधित है? ए चौधरी चरण सिंह, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है जगजीवन राम। तो राइट आंसर आएगा, जो समता स्थल है वो जगजीवन राम से संबंधित है। अगर हम बात करें कि चौधरी चरण सिंह से संबंधित है किसान घाट, किसान घाट। अगर ज्ञानी जेल सिंह की बात करें एकता स्थल इनसे संबंधित है ज्ञानी जेल सिंह। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो महाप्रयाग
घाट है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। समता स्थल संबंधित है जगजीवन राम से। चौधरी चरण सिंह से किसान घाट, ज्ञानी जेल सिंह से एकता स्थल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महाप्रयाग। अगर भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। औरंगाबाद का परिवर्तित नाम है, जो नाम बदल चुके हैं उनके बारे में है ये क्वेश्चन। चेन्नई है, वाराणसी है, या संभाजी नगर है, या मुंबई है, तो क्या है? सी संभाजी नगर, औरंगाबाद का परिवर्तित नाम। अगर हम चेन्नई की बात करें तो किसका परिवर्तित नाम है ये नाम है मेरे दोस्त मद्रास का। वाराणसी की बात करें तो ये है बनारस का। संभाजी नगर औरंगाबाद का। मुंबई की बात करें तो ये बम्बई का यानी पहले नाम था बम्बई, अब हो गया मुंबई। इनको ध्यान रखना। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सनातन धर्म, डी जैन धर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सी सनातन धर्म है जो भारत का विश्व का पहला धर्म है। अगर हम उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ए ऑप्शन है हेमंत सेन, बी है एमुंडसेन, सी है रॉबर्ट पियरी, मिक्कल सेन। तो राइट आंसर आएगा रॉबर्ट पियरी हैं जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं, तो वो है एमुंडसेन। अगर बात की जाए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, तो पहली महिला है मिक्केल सेन। ये महिला का नाम है भाई। जो रॉबर्ट पियरी हैं वो यूएसए से संबंधित हैं। अगर एमुंडसेन की बात करें तो वो हैं नॉर्वे से संबंधित, यानी नॉर्वे देश के हैं वो। ये था भी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा द्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी ग्रीनलैंड, सी यूरोप, डी अरब। तो राइट आंसर आएगा भाई बी, यानी ग्रीनलैंड को सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप और बताओ, तो उसमें आंसर आएगा अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप ये आएगा। अगर सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती हैं? ए है चीन, बी है भारत, सी है रूस, डी है यूरोप। यानी ऐसा देश पूछा है जिसकी सीमाएं अन्य देशों के साथ सबसे ज़्यादा लगती हैं, तो उसमें आंसर आएगा चीन देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती हैं भाई, किसी भी देश। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे विशाल जलसंधि का क्या नाम है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए मैक्सिको जलसंधि, बी डेविस जलसंधि, सी टार्टर जलसंधि, डी सखालिन जलसंधि। तो राइट आंसर आएगा टार्टर जलसंधि सबसे विशाल जलसंधि है। रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य यह जलसंधि स्थित है। नेक्स्ट बात करें, विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो अपने भारत के अंदर है, मासिनराम मेघालय के अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? ये रेखाएं अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको पक्का याद कर लेना। तो भारत व पाकिस्तान के बीच नहीं, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच यस, भारत व चीन नहीं, रूस व फिनलैंड नहीं। तो अगर बात करें डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो उसमें आंसर आएगा रेड क्लिफ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत व चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। रूस और फिनलैंड की ओर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेनरिहिम, ये रेखा है भाई रूस व फिनलैंड के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं, कमल का फूल
किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन शांति, बी संस्कृति व सभ्यता, सी न्याय का प्रतीक, डी संकट का प्रतीक। राइट आंसर आएगा बी संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक है कमल का फूल। अगर हम बात करें शांति का प्रतीक कौन है, तो जो कबूतर पक्षी होता है वो शांति का प्रतीक होता है, वो शांति का दूत होता है, वो शांति का प्रस्ताव लेकर जाता था। पहले राजा महाराजाओं के समय पर जो लिखित में लेख दिए जाते थे और वो कबूतर के द्वारा दूसरे राजा तक या किसी भी तक संदेश पहुंचाया जाता था। अगर हम न्याय का प्रतीक की बात करें तो उसमें आंसर आएगा न्याय का प्रतीक है जो आंखों पर पट्टी बंदी आपने देखी होगी कोर्ट के अंदर जो खड़े होते हैं हाथ में तराजू लिए महिला, आंखों पर पट्टी बंदी हुई महिला जो हाथ में तराजू लिए हुई है वो न्याय का प्रतीक है। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। ये ध्यान रखना इन क्वेश्चन को। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी देश की जो संसद है उनका नाम पूछ लेते हैं। इजराइल की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए संसद, बी जातीय संसद, सी कांग्रेस, डी नेसेट। तो राइट आंसर आएगा डी, यानी नेसेट कहा जाता है जो इजराइल की संसद है। पर क्वेश्चन इन ऑप्शनों की ओर देख लेते हैं। संसद, भारत की जो संसद है उसको कहा जाता है संसद। जातीय संसद कहा जाता है जो बांग्लादेश की संसद है उसको जातीय संसद। कांग्रेस, यूएसए की जो संसद है यानी अमेरिका की, उसकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेसेट कहा जाता है इजराइल की संसद को। इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 18 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 31 मार्च, डी 4 मार्च। तो राइट आंसर आएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे गहराई महासागर किसकी है? कौन से महासागर की है सबसे गहराई? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर, डी यूरोप महासागर। तो राइट आंसर आएगा प्रशांत महासागर की गहराई है वो सबसे ज्यादा है भाई। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? वो महासागर था, ये सागर के बारे में पूछ रहा है। हिंद महासागर गलत, बी जापान सागर गलत, सी दक्षिणी चीन सागर बहुत ही अच्छा यस, डी पश्चिमी सागर गलत। तो राइट आंसर आएगा जो दक्षिणी चीन सागर है, यानी चीन के दक्षिण में पड़ता है जो सागर, वो अपने आप में सबसे बड़ा सागर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछते हैं भाई ये। तो राइट आंसर आएगा स्वेज नहर है जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। सतलुज की बात करें तो हरियाणा व पंजाब से निकलने वाली नहर, जो कि SYL का मुद्दा चला हुआ है हरियाणा के अंदर, पंजाब में 122 किलोमीटर की बहती है और हरियाणा में 92 किलोमीटर बहती है और टोटल लंबाई 214 किलोमीटर है, जो कि मुद्दा चला हुआ है सतलुज यमुना लिंक के ऊपर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सतलुज यमुना लिंक के ऊपर किन दो राज्यों का मुद्दा चला हुआ है? तो हरियाणा व पंजाब का। अगर बात करें कि अशोक चक्र की स्थापना कब हुई? ए 4 जनवरी 1952 को, बी 8 फरवरी 1988 को, सी 9 सितंबर 1950 को, डी 10 सितंबर 1988 को। तो राइट आंसर आएगा मेरे दोस्त ए 4 जनवरी 1952 को, 4 जनवरी 1952 को, 4 जनवरी 1952 को। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक चक्र की स्थापना हुई थी। थोड़ा अशोक चक्र के बारे में पूछें तो यह शांति काल में यह वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, यानी वीरता जो शांति के लिए वो जो वीर होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें ये पुरस्कार होता है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, परमवीर की स्थापना, जो परमवीर चक्र है उसकी स्थापना पुरस्कार है कब हुई थी? चक्र मान लो, पुरस्कार मान लो, वही चीज़ है जो पुरस्कार यह वितरित किया जाता है। परमवीर सुना होगा आपने, परमवीर पुरस्कार। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 जनवरी 1952, डी है 26 अगस्त 1975। तो राइट आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को
परमवीर पुरस्कार की स्थापना होती है। यह पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है तीनों सेनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, और यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे देखते हैं इसके बारे में। बारलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में, सॉरी एक बात और रहेगी इसके अंदर, यह पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर पुरस्कार, जो कि 26 जनवरी 1950 को आरंभ होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर पुरस्कार। बारलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए ऑप्शन कृषि के अधिक पैदावार के लिए, बी खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए, सी खेलों की शिक्षा में, डी खेलों के कोचों को। तो राइट आंसर आएगा ए, यानी कृषि की अधिक पैदावार के लिए बारलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना पूछ लेते हैं 1992 के अंदर हुई थी। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कृषि के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो राइट आंसर आएगा भाई मेरे दोस्त, तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना होती है 1957 में और राशि मिलती है 2 लाख रुपए। नेक्स्ट बात करा तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्यास सम्मान से ऑप्शन ए साहित्य, बी कहानी, सी कला, डी नृत्य। तो राइट आंसर आएगा साहित्य के अंदर व्यास सम्मान दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान की बात करें तो वो है व्यास सम्मान। मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा है, यह बताऊंगा। तो आपने आंसर में कमेंट में आंसर जरूर देना है, नहीं तो अगली क्वेश्चन आएंगे उनमें ज़रूर मिलेगा आपको। तो सबसे बड़ा बताना है, ये दूसरा सबसे बड़ा है साहित्य सम्मान। ध्यान में रखना, ये 1991 में के बिड़ला ने प्रारंभ किया था और इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1991 में प्रारंभ हुआ ये आगा भाई। भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये जो पीछे क्वेश्चन पूछा था वही है ये। तो राइट आंसर आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना और पूछ लेते हैं भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 22 मई 1961 को इस पुरस्कार की स्थापना होती है, जो करते हैं श्री साहू शांति। संस्थापक का नाम है, लिख देता हूँ, श्री साहू शांति, जो कि इसकी स्थापना करते हैं। अगर हम बात करें कि ये कब प्रदान किया जाता है, तो ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1965 से। स्थापना तो हो गई थी 1961 में, पर यह वितरित हुआ था 1965 से। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा पुरस्कार है सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, बी कलिंग पुरस्कार, सी मान बुकर पुरस्कार, डी पुलित्जर पुरस्कार। तो राइट आंसर आएगा नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पूछते हैं भाई अक्सर, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निर्मल हृदय के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, बी विनोबा भावे, भूदान आंदोलन वाले संस्थापक विनोबा भावे, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो राइट आंसर आएगा मदर टेरेसा हैं, जो निर्मल हृदय के संस्थापक हैं। ये रचना है भाई इनकी, इसको ध्यान रखना। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मदर टेरेसा, बी विनोबा भावे, सी लाला मुरलीधर, डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर आएगा विनोबा भावे हैं, जिन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। पांडिचेरी से कौन संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरविंद घोष, जिसने वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अरविंद घोष, वो पांडिचेरी से संबंधित हैं। बी रामकृष्ण परमहंस, विनोबा भावे,
डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें राइट आंसर आएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डी आशुतोष मुखर्जी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। पर एक छोटी ही बात और सुनना, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है। क्या? बिहार केसरी। बंगाल केसरी तो आशुतोष मुखर्जी और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। अगर बात की जाए चाचा किसे कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। अगर हम बात करें कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। और जवाहरलाल नेहरू चाचा, बिहार केसरी, और डी है बंगाल केसरी। ये क्वेश्चन बनेगा भी एग्जाम में, ध्यान रखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अबुल कलाम आजाद, सी शेख अब्दुल्ला, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर आएगा ए, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। और शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है शेर कश्मीर। क्या कहा जाता है? शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। और शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत या शांति पुरुष। नेक्स्ट बात करते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन शेख अब्दुल्ला, बी मोहम्मद शहीना, सी अबुल कलाम आजाद, डी जैनुल आबदीन। तो कश्मीर का अकबर की बात की है, जैनुल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल में, असम में, सिक्किम में, नागालैंड में। तो राइट आंसर आएगा भाई, यह असम के अंदर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। जो विश्व धरोहर विरासत होती है उसके अंदर वो अच्छी अच्छी जगह शामिल की जाती है जो काफ़ी प्राचीन है, जो जिनका कुछ अर्थ है। तो इसलिए मानस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। यह आएगा अभी क्वेश्चन, जिसके क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 नवंबर, बी 25 अक्टूबर, सी 22 मार्च, डी 5 अगस्त। तो राइट आंसर आएगा ए 17 नवंबर को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पीछे भी दिल्ली पुलिस एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय, बकरी, बाघ, शेर। बताओ भाई क्या है राष्ट्रीय पशु, वो भी नेपाल का? तो राइट आंसर आएगा भाई गाय है, जो हमारी गाय माता, वो नेपाल की राष्ट्रीय पशु है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं भाई। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आई हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ आगे फिर 1000 की है जो सीरीज चला रखी है, इसको हम अनंत तक कंप्लीट करेंगे और वो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो टारगेट करेगा दिल्ली पुलिस को। तो इसी के साथ सबसे ज़्यादा जीके आएगी, इसमें 50 नंबर की जीके आनी है दिल्ली पुलिस में, जिसमें 15 और प्लस के बीच का औसत रहेगा करंट जीके का, यानी करंट की जीके पूछी जाएगी। जो 20 क्वेश्चन और बनेंगे वो 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आएंगे, ज्योग्राफी से भी आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी आएंगे और साइंस से भी आएंगे। और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्यूटर से आएंगे, 15 नंबर का मैथ आएगा, 35 नंबर की रीजनिंग आएगी। और इसी के साथ बड़े दम और जोश के साथ और लगन के साथ, रेगुलरिटी के साथ आपने इस मुकाम को हासिल करना है ताकि आपकी सफलता निश्चित हो जाए। तो दिल्ली पुलिस की वर्दी आपको अगर लेनी है तो इसी के साथ मेहनत करते रहिए और इस सीरीज़ के साथ जुड़िए।
ताकि आपको भी पता चले कि कितने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। तो इसी के साथ सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।